जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये सीरीज़ आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023, ठीक है, आर ओ एपीएस वीपीओ सभी परीक्षाएं, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं अभी आपकी आने वाली, जो भी 2 4 6 महीने में परीक्षाएं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको आप देख लीजिए। यकीन मानिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जितने भी ये प्रश्न हैं, आज मैं इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से भी 4 5 प्रश्न रहते ही हैं। कोई सा भी परीक्षा ले लीजिए आप, और बेसिक चीज़ें रहती हैं ये। ठीक है, ये एक तरीके से मतलब सामान्य जो जीएस कह सकते हो आप, या जनरल अवेयरनेस कह सकते हो, जीए, ठीक है, उसका पार्ट है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं इसको दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसकी भी लिंक दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, इस वीडियो को, और फटाफट जल्दी से आपको बताते हैं ये। चलिए देखते हैं फिर आज का पहला प्रश्न। देखिए, भारत की पहली बीमा कंपनी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, भारत की जो पहली बीमा कंपनी थी वो द बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि पूछ ही ले। कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ही है सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है। ठीक है, अभी आज के डेट में याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, सकल घरेलू बचत बचत में कौन प्रमुख योगदान करता होता है? तो जाहिर सी बात है, अगर सकल घरेलू बचत होती है तो उसमें परिवार का बड़ा योगदान होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। देखिए, व्याख्या भी करेंगे, और जो आपको नया चीज़ लगे, नया फैक्ट लगे, उसको आप नोट करते चलिएगा, और इसको कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ये मेरे हिसाब से 30 या 35 प्रश्न हैं। फटाफट करते हैं इसको, और आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, बच्चों के पास। ठीक है, ताकि रिवीजन हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो देखिए, कर जो होता है, टैक्स, ठीक है, टैक्सेशन, ये दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक होता है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट में क्या होता है, जो आपको आपसे सीधे लिया जाता है, ये मतलब डायरेक्ट हो गया। आप जैसे आय कर देते हो या संपत्ति पे कर देते हो, ये सब क्या है? ये सब आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। लेकिन वहीं अगर आपसे घुमा के लिया जाए, यानी कि जैसे सेल टैक्स होता है, वो आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता, लेकिन वो लिया जाता है, तो वो क्या है? वो अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें वही चीज़ पूछ रहा है, क्या है? तो ये बिक्री कर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसमें पूछा है राष्ट्रीय कृषि बाजार, नैम। नैम के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहता है, वैसे भी पहले भी था ये। तो ये नैम बेसिकली कृषि क्षेत्र के लिए है। ये कृषि उपज के विपणन से संबंधित है ये। तो ये कृषि उपज के लिए एक राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है ये। ठीक है, यहाँ पे जो मंडियाँ होती हैं ना, मंडियों को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाता है। जैसे आप अपना अमेज़ॉन या जो भी फ्लिपकार्ट वगैरह ये सब है, जेम है, ठीक है, जेम, ये सब हैं पोर्टल। इन्हीं की तरह ये ई नैम पोर्टल है। यानी कि इस पे आप जो भी कृषक लोग हैं, ये किसान लोग, भाई लोग, ये अपने इसमें इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसमें, ये भी। और वहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड मंडियाँ हैं, वहाँ पे वो रेट देखते हैं। रेट देख के फिर वो अपना अपने हिसाब से वहाँ ले जाकर भी मतलब बेच सकते हैं अपने उपज को। ठीक, ये 2016 में आया था, ये भी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। नैम नैम कब आया था? तो 2016 में आया था, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घाटे की जो वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, उससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति बेसिकली क्या होता है, जब जैसे क्या होता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया, सामान कम पड़ गया, यानी सप्लाई और जो आपका डिमांड है, सप्लाई और डिमांड में अगर डिफरेंस हो गया, ठीक है, यानी कि उसमें असंगति हो गई, सप्लाई कम आ रही है और डिमांड ज़्यादा है। जैसे अभी देखिए, बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब मार्केट में पता चलता है कि ये चीज़ अचानक से महंगी हो गई। तो क्यों महंगी हो गई? वो इसीलिए कि डिमांड और सप्लाई में जो है वो उसका गैप हो जाता है। ठीक है, डिमांड बढ़ गई अचानक से, या सप्लाई कम कर दी गई, डिमांड तो वैसी ही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, वो वही उसी को कहते हैं ये मतलब मुद्रास्फीति। या ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बाज़ार में, मार्केट में लिक्विडिटी और मतलब अधिक बढ़ जाती है, तो उससे क्या है कि आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, सामान कम मिलता है। इस तरीके से भी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो पंजाब, याद रखिएगा। ठीक है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? तो किसान कॉल सेंटर ये जनवरी 2004 में बनाया गया था।
ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछता है UP-SSC। ठीक, आगे जो भी परीक्षाएं हैं UP-SSC की, सभी में ये सब काम आएगा आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, लाइक कर दीजिएगा इसको। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? यानी कि देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ पे भागीदारी सरकार की अधिक होती है तो वो सार्वजनिक का है। अगर वहीं भागीदारी प्राइवेट की अधिक है तो वो फिर प्राइवेट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल, यूको, ये सब तो सार्वजनिक हैं। फेडरल बैंक जो है ये सार्वजनिक नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। ये देखिए मुद्रास्फीति का क्या है ये, तो इसमें वही मैंने अभी बताया ना आपको। ठीक है, तो ये याद रखना आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चरल जो फैक्टर्स होते हैं कृषि विकास से संबंधित बेसिकली, तो आप देखिए कि कृषि में आपको सिंचाई भी चाहिए, सिंचाई से भी संबंधित अवसंरचना आपको बनानी पड़ती है। बीमा है, आप देखते होंगे। ठीक है, ये भी आता है उसी में। सड़कों की उपलब्धता भी है, लेकिन खनन एक अलग ही वो हो गया। सड़कों की उपलब्धता, भाई अगर सड़कें सही हैं तो विपणन में किसानों को आसानी होती है। ठीक है, आप बाज़ार तक पहुंच सुनिश्चित होती है, बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी होती है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपको याद होगा कि जो 1935 का जो एक्ट आया था उसी के तहत ये स्थापित की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1949 में किया गया था। SBI का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में, याद रखिएगा डेट, ये ईयर याद रखिएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था एक साथ? तो 1969 में हुआ था, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का फिर हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए नाबार्ड की स्थापना पूछ रहा है, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है ये कब हुई थी? आपकी 1982 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में जीएसटी की जो व्यवस्था है ये, इसमें कितने स्लैब हैं? ये इसमें पूछ रहा है उच्चतम स्लैब। ठीक है, अभी फ़िलहाल 4 स्लैब हैं। ठीक है, 5, 12, 18 और 28। तो ये हाईएस्ट पूछ रहा है तो हाईएस्ट 28 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई। ठीक, याद रखिएगा, पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक देश एक कर। ठीक, ये कर मतलब टैक्सेशन के क्षेत्र में ये बेहतरीन एक सुधार माना जा सकता है। ठीक, भारत सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का सबसे बड़ा प्रतिशत कहाँ से आता है? तो आयकर से आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का प्रथम मुख्यालय था, कहाँ पे था प्रथम मुख्यालय? वॉल स्ट्रीट में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो देखिए राजस्व जैसे व्यय क्या होता है, बजट वगैरह में क्या होता है, बजट जैसे बनता है तो बजट जैसे एक राजस्व बजट होता है, एक होता है पूंजीगत बजट। ठीक है, पूंजीगत बजट। तो इसमें राजस्व में एक होता है आय, राजस्व आय, और एक होता है राजस्व व्यय। उसी तरीके से पूंजी में भी आपका आय होता है और व्यय होता है। ठीक है, दोनों में। तो वही पूछ रहा है इसमें। ये एक मैं चार्ट आपको, एक फ्लो चार्ट बना के सारा समझा दूंगा मैं एक। ठीक है, कि क्या राजस्व आय है, क्या पूंजीगत आय है, क्या पूंजीगत व्यय है। ठीक है, वो सारा मैं आपको एक अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें जानिएगा आप ये ज़मीन की खरीद। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या था? तो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, SBI को ही इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद फिर इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, ट्राई का पूरा नाम क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। अभी इनके जो अध्यक्ष हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, डॉक्टर PD बघेला हैं। ठीक है, कौन है? PD बघेला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? देखिए, पहले क्या होता था कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। पंचवर्षीय योजना बनाते कौन थे? तो योजना आयोग बनाता था। ठीक है, कौन बनाता था? योजना आयोग। योजना आयोग याद रखिएगा। योजना आयोग क्या है ना, कि योजना आयोग से अभी भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, योजना आयोग से, NDC से, है ना।
तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि ये योजना आयोग बनाता था योजनाओं को 5 वर्षों के लिए, और एनडीसी उसको क्या करता था, अप्रूव करता था। ठीक है, एनडीसी में और इसके दोनों के जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, पदेन अध्यक्ष। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है, आगे भी हो सकता है पूछ लिया जाए। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, 1950 में। ठीक है, 15 अप्रैल 1950। ठीक, तो ये डेट जो है एग्जैक्टली पूछ लिया गया है। एनडीसी से प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। एनडीसी भी याद रखिएगा, 1952 में, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक, ये बुक से भी प्रश्न पूछता है SSSC। ठीक है, तो याद रखिएगा ये M विश्वेश्वरैया हैं, इन्होंने लिखी थी ये पुस्तक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जीएनपी का तात्पर्य क्या होता है, तो जीएनपी क्या है इसके हिसाब से, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीएनपी। मैंने ताबड़तोड़ वाली सीरीज जो बनाई है ना, उसको देख लीजिए आप। ताबड़तोड़ सीरीज एक बेहतरीन सीरीज है। ठीक है, उसमें मैंने मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, रेगुलर पूछे जाते हैं, वो ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ ज़रूर देखिए आप एक बार देख लीजिए, बस देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं हैं, 30 या 32 वीडियो हैं, और सब बहुत बड़े बड़े नहीं, 5 से 7 मिनट ऐसे ऐसे हैं। एक आध कोई होगा जो हार्डली मतलब 10 मिनट का होगा, अदरवाइज़ सब 5-7 मिनट के हैं। तो फटाफट देख लीजिए आप उसको, बहुत महत्वपूर्ण। मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा ऊपर, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ तो आपको दिख जाएगा, आई पे क्लिक करेंगे तो। विश्व के सबसे जो बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन है अभी, तो याद रखिएगा यूएसए है। देखिए, अभी यूएसए है, फिर उसके बाद चीन है, फिर जापान है। ठीक है, फिर उसके बाद कमेंट कीजिएगा भारत किस पे है, कौन से उस पे है, तो 5वीं पे है। किसको पछाड़ा था उसने अभी, तो याद रखिएगा इसको ब्रिटेन को पीछे करके 5वें नंबर पे पहुंच चुका है अपना भारत। ठीक, एक्जिम बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी 1982 में। अभी मैंने बताया था आपको कौन सा, नाबार्ड बताया था ना, 1982, तो याद रखिएगा उस चीज़ को। 1 मार्क से प्रश्न पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी प्रश्न आया है, तो ये याद रखिएगा, जैसे खाद्य वस्तुओं पर ये उनकी गुणवत्ता आश्वासन के एक तरीके से मुहर रही है। ठीक है, जैसे आप अन्य वस्तुओं पर देखते होंगे आपको ISI का मार्क दिखता है ना, तो वही उसी तरीके से ये 1 मार्क का वो है। ठीक, याद रखिएगा। भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ाने का कारण क्या है, तो देखिए ये तो इसमें तो गरीबी भी कह सकते हैं, अशिक्षा भी कह सकते हैं, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये सभी जो है बेरोजगारी बढ़ाते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए, जैसे अब इसके हिसाब से, तो अशिक्षा, शिक्षित अगर कर देंगे आप बढ़िया से उनको, शिक्षा का मतलब ये हुआ कि उनको व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, कौशल भी, उनका कौशल विकास भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो C आप मान के चलिए। ठीक है, देखिए, भारत में आयकर को क्या कहा जाता है, आयकर को क्या कहा जाता है, तो जैसे आयकर, आय पे जो कर लगाया जाता है वो कई टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है जैसे प्रत्यक्ष समानुपाती, अप्रत्यक्ष समानुपाती, प्रत्यक्ष प्रगामी, अप्रत्यक्ष प्रगामी, इस तरीके से। तो भारत में क्या है कि ये डायरेक्ट एंड ये प्रोग्रेसिव है। ठीक है, प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव बोलते हैं उसको। ठीक, प्रत्यक्ष और प्रगामी। वह कौन सी प्रथम माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई थी, तो ये बंधन बैंक, याद रखिएगा। ठीक है, पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, लेकिन ये फिर अपने आप को इसमें बैंक के रूप में बना लिया, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में जानिए। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, एक ये मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, इसमें जब सरकार का, ठीक है, सरकार का जो इसके जो शेयर हैं, शेयर अगर वो 50% से ज़्यादा हैं, ठीक है, 50+ हैं शेयर, तो वो क्या है, वो सरकारी कंपनी कहलाती है। लेकिन अगर वही शेयर वो बेच दे, 50% से नीचे आ जाए, यानी कि प्राइवेट का किसी का 50% से ऊपर हो जाए शेयर, तो वो फिर प्राइवेट कंपनी हो जाती है। ठीक है, अभी जैसे एयर इंडिया को आप समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो जैसे एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो कैसे हुआ, तो वो जो शेयर हैं, शेयर वो फिर से जो है वो सब इसको दे दिए गए, टाटा को। ठीक है, निकाल दिया गया, और उसका जो मैनेजमेंट है वो भी दे दिया गया। ठीक, तो मैनेजमेंट और शेयर ये दोनों चीज़ें निकाल दी गई अपने पास से, भारत सरकार ने मतलब दे दिया, तो वो अब वो प्राइवेट हो गई वो। ठीक है, इससे पहले वो क्या थी, सार्वजनिक कंपनी थी। तो इसमें देखिए आप, इसमें कौन सी है, तो भारतीय रेल जो है वो सार्वजनिक है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है कि सब प्राइवेट हैं। ठीक, तो ये
याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके आगे जो प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद ये बताइएगा आप कितने कमेंट, आपके जो प्रश्न हैं वो कितने सही हुए। एनएसएसओ की स्थापना कब हुई थी? ये क्या है? तो नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पूछ रहा है बेसिकली कि कब हुई थी इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना आपकी ये हुई थी 1950 में, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, महत्वपूर्ण है। भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? तो मैंने अभी बताया आपको अप्रत्यक्ष क्या आएगा इसमें से, अगर आप देखेंगे तो सेवा कर आएगा जो है, बाकी आप ये सब डायरेक्ट देते हैं, ठीक, आप डायरेक्ट प्रभावित होते हैं, देते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा कानून, इसको कोपरा एक्ट भी कहते हैं, कोपरा एक्ट मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, कोपरा एक्ट 1986। कहीं अगर कोपरा लिखा रहे तो घबराइएगा नहीं उसको देख के, तो ये भी याद रखिए कि ये सभी इसके जो जो लिखा हुआ है इसमें सारे ऑप्शन इसके मतलब उपयुक्त सभी इसके कार्य हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम क्या है? देखिए जब बजट बनता है, ये सब बजट से रिलेटेड है बेसिकली, तो बजट में क्या होता है कि बजट में व्यय जो होता है, एक होता है योजनागत व्यय, योजनागत, और एक होता है गैर योजनागत, ठीक है, गैर योजनागत। इसको मैं इसलिए अभी आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ये प्रश्न जो है गैर योजनागत व्यय पे अभी मेंस में आया था, यूपी पीसीएस मेंस में प्रश्न आया था, इसको देख लीजिएगा आप जीएस 3 में, उसमें पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये जो है, जो आप योजना के हिसाब से मतलब उसके लिए फ़ंड अलॉट किया गया हो, ठीक है, कि इतना ही हम साल भर में इतना इसमें खर्च करेंगे, व्यय करेंगे। तो आप देखिए रक्षा जो डिफेंस का बजट होता है वो भी एलोकेट होता है, ठीक है, आपका ये इसका सॉरी यहाँ पे है रक्षा बजट, तो ये नीचे है, ठीक है, यहाँ भी होता है। उर्वरक सब्सिडी आपको पता है कि दी जाती है, ठीक है, कितनी 2 से 2.5% अभी दी जा रही है टोटल जीडीपी का, याद रखिएगा, ठीक है। कितनी है वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो उर्वरक की जो सब्सिडी है वो कितने लाख करोड़ रुपए है, अभी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बताइएगा, मैं पिन कर दूंगा उसको, जिसका भी करेक्ट आंसर होगा मैं पिन कर दूंगा उसको। सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण, ये सभी क्या हैं? ये सब योजनागत हैं, यानी कि इनकी योजना बनाई जाती है, इनके लिए बजट तैयार किया जाता है, ठीक है, बजट एलोकेशन होता है इनके लिए। लेकिन जो ब्याज का भुगतान होता है, ब्याज का भुगतान क्या है भाई? ब्याज का भुगतान क्या है कि आप आज आपने मान लो आज आपका जो ऋण है वो है 2 लाख करोड़, ठीक है, मान लीजिए आप, ठीक है, फिर कल आपने कुछ और लोन ले लिया तो उसमें क्या हो गया, उसमें आपका 3 लाख करोड़ हो गया या 5 लाख करोड़ हो गया, तो वो कुछ कुछ अप डाउन होता रहता है, उसमें कोई ये नहीं है। आपके पास पैसा आया एक मुश्त, आपने ब्याज को जमा कर दिया, ठीक है, वो योजना नहीं रहती है उसकी कोई। तो ये चीज़ है योजनागत और गैर योजनागत, ठीक है, इस तरीके से मतलब सिंपल भाषा में समझने के लिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी और निजी साझेदारी का एक उदाहरण है? तो ये पीपीपी मॉडल की बात कर रहा है, मतलब बेसिकली सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात कर रहा है। तो जो देखिए इनमें से अब ये तो सेल हो गया, ये तो सार्वजनिक उसमें है, पीएसयूज़ में आता है, स्टेट बैंक आपका सरकारी उसमें आता है पूरा ही, ठीक है। इसमें दिल्ली इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट लिमिटेड है ये आपका पीपीपी उस पर आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सेदारी वहाँ पे आपको दूसरे उसके भी दिखेगी, ठीक। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये तो प्योरली आपको पता है कि प्राइवेट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। सार्वजनिक निजी साझेदारी का मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है, इसमें जो होता क्या है कि जो सरकार से या सरकार की कोई वैधानिक कंपनी है, उसकी कोई वैधानिक संस्था है, ठीक है, उससे किसी भी प्राइवेट कंपनी से लंबी अवधि के लिए, ठीक है, लंबी अवधि के लिए जो समझौता होता है वो क्या कहलाता है? सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, आजकल तो पूरा मतलब हर एक चीज़ आपको पीपीपी पे ही दिख रही है, सार्वजनिक निजी भागीदारी ही हमें हर जगह दिख रही है आपको, ठीक है, कहीं किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह आपको यही दिखेगा। तो ये हो गया आपका आज का प्रश्न, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न आपको सही लगे होंगे, सही लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।